दोस्तों, नेताजी सुभाष की गौरव गाथा के भाग 23 में आपने देखा कि 15 अगस्त 1945 की रात को सिंगापुर में नेताजी के घर पे हुई आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय हो गया था कि 16 अगस्त को नेताजी सुभाष कर्नल हबीबुर रहमान, कर्नल प्रीतम सिंह और एस.ए. अय्यर के साथ सिंगापुर छोड़ देंगे। आज बात करेंगे 18 अगस्त 1945 को हुई बताई गई उस विमान दुर्घटना की जिसमें कहा गया कि नेताजी सुभाष इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, 16 अगस्त की सुबह 10 बजे नेताजी और उनके 3 सहयोगियों और जापानी इंटरप्रेटर निगेशी को लेकर एक लड़ाकू विमान सिंगापुर से उड़ान भरता है। हवाई अड्डे पर नेताजी को जय हिंद कहने मेजर जनरल कयानी, अलगप्पन और अन्य साथी खड़े थे। कोई नहीं जानता था कि इसके बाद वे नेताजी से कभी नहीं मिल पाएंगे। नेताजी के उस सफर में उनके साथ यात्रा करने वाले कर्नल हबीबुर रहमान बताते हैं, जापान की सरकार ने नेताजी को उनके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए एक 2 इंजन वाला ट्रांसपोर्ट प्लेन दिया था। इस विमान का रखरखाव और उड़ान की जिम्मेदारी जापानियों की ही थी। नेताजी इसी विमान से यात्रा करते थे और जुलाई अगस्त 1945 में मलया और सिंगापुर वे इसी विमान से गए थे। इस पर आजाद हिंद सरकार का निशान रंगा हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज था जिसमें छलांग मारता बाघ भी बना था। हबीबुर रहमान कहते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि सिंगापुर से बैंकॉक तक हम नेताजी के ही विमान से गए थे या किसी और जापानी विमान से। दोस्तों, दोपहर 3 बजे नेताजी का विमान बैंकॉक पहुंचता है। जैसे ही लोगों को नेताजी के बैंकॉक पहुंचने की खबर मिलती है, जिस घर में नेताजी रुके थे वहां उनसे मिलने वालों की भीड़ जमा हो जाती है। मिलने वालों में आजाद हिंद फौज के अफसर, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अधिकारी, बैंकॉक में बसे भारतीय व्यापारी भी शामिल थे। कहीं 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी। वे सब ये जानने के लिए उत्सुक थे कि नेताजी की अगली योजना क्या है। नेताजी सुबह लगभग 5 बजे सोए थे, मुश्किल से 1 घंटे के लिए। इसके तुरंत बाद वे दोबारा उड़ने के लिए तैयार थे। बैंकॉक से आगे की यात्रा के लिए 3 और सहयोगी उनके साथ जा रहे थे। ये थे कर्नल गुलजारा सिंह, मेजर आबिद हसन और देबनाथ दास। फिर से 1 हिंदू, 1 मुसलमान और 1 सिख। बैंकॉक में छूटे साथियों से बिछुड़ते हुए नेताजी बहुत भावुक हो गए थे। जब वे एक एक कर सबसे गले मिलकर विदा हो रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। 17 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे 2 जापानी लड़ाकू विमान बैंकॉक से उड़ान भरते हैं। एक में सवार थे नेताजी सुभाष, कर्नल हबीबुर रहमान, कर्नल प्रीतम सिंह, एस.ए. अय्यर और जापानी इंटरप्रेटर निगेशी। दूसरे विमान में थे जापानी लाइजन डिपार्टमेंट हिकारी किकान के चीफ जनरल इसोदा, आजाद हिंद सरकार में जापानी राजदूत हचिया। असल में हचिया को मंत्री का दर्जा प्राप्त था। इनके अलावा कर्नल गुलजारा सिंह, मेजर आबिद हसन और देबनाथ दास। 10 बजे दोनों विमान वियतनाम के साइगोन में सुरक्षित उतर जाते हैं। साइगोन शहर एकदम सुनसान था। 2 दिन पहले जापान के आत्मसमर्पण के बाद स्थानीय लोगों को इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि जापान का सहयोग करने के कारण अब फ्रांसीसी जो वहां वापस आ रहे थे उनके साथ ना जाने कैसा सलूक करेंगे। शहर में नेताजी और उनके साथियों को 2 घरों में ठहराया गया। दोपहर होते होते नहा धोकर नेताजी सो जाते हैं। अभी आधा घंटा ही हुआ है कि जापानी लाइजन अफसर क्यानो वहां आता है और नेताजी से मिलना चाहता है। नेताजी को जगाकर बताया जाता है कि एक विमान अभी उड़ने के लिए तैयार है जिसमें 1 सीट बची है। नेताजी पूछते हैं, विमान कहां जा रहा है? जब उन्हें बताया जाता है कि क्यानो इसके बारे में कुछ नहीं जानता तो नेताजी उस विमान में सवार होने से मना कर देते हैं। क्यानो तुरंत वापस चला जाता है।
थोड़ी देर बाद एक कार में जनरल इसोदा, हचिया और पूर्वी एशिया में जापानी सेनाओं के कमांडर तेरोची का एक सीनियर स्टाफ अफसर आते हैं। इसके बाद नेताजी उन तीनों के साथ बंद कमरे में चर्चा करते हैं। उस बातचीत में कर्नल हबीबुर रहमान भी हैं। दोस्तों, कुछ देर बाद नेताजी और हबीबुर रहमान कमरे से बाहर निकलते हैं। नेताजी जल्दी में हैं। इसके बाद दूसरे कमरे में नेताजी, हबीबुर रहमान, आबिद हसन, देबनाथ दास, कर्नल गुलजारा सिंह, कर्नल प्रीतम सिंह और S.A. अय्यर मंत्रणा करते हैं। नेताजी बताते हैं, जापानियों का कहना है कि अगले कुछ मिनट में एक विमान उड़ने के लिए तैयार है जिसमें सिर्फ एक सीट खाली है। हमें तुरंत निर्णय करना है कि क्या मुझे जाना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की कि एक सीट और मिल जाए, पर इसकी संभावना बहुत कम है। क्या हमें वह सीट लेनी चाहिए और क्या मुझे अकेले जाना चाहिए? दोस्तों, सभी का कहना था कि नेताजी जापानियों पर दबाव डालें कि विमान में एक सीट और दे दें और यदि नहीं मिलती है तो नेताजी चले जाएं। S.A. अय्यर लिखते हैं, लेकिन नेताजी कहां जा रहे थे? हमने पूछा नहीं और उन्होंने बताया नहीं, पर हम जानते थे और वे भी जानते थे कि हम जानते थे। वो विमान मंचूरिया जा रहा था। इसके बाद नेताजी फिर जापानियों के पास उस कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर में बाहर आकर कहते हैं, हमें एक सीट और मिल गई है, हबीब मेरे साथ चलेंगे। दोस्तों, हालांकि और सीट मिलने की अब आशा नहीं बची थी, फिर भी नेताजी कर्नल गुलजारा सिंह और अय्यर से कहते हैं कि जरूरी सामान लेकर आप भी एरोड्रम चलें, यदि हो सका तो और सीट की कोशिश करेंगे। इसके तुरंत बाद दो कारें एरोड्रम की ओर दौड़ पड़ती हैं। आगे वाली कार में नेताजी, हबीबुर रहमान और S.A. अय्यर हैं। पीछे वाली कार में गुलजारा सिंह, प्रीतम सिंह, आबिद हसन और देबनाथ दास। हवाई जहाज का इंजन पहले से ही चालू था। चालू मतलब ऑन था। पिछले 2 घंटे से लेफ्टिनेंट जनरल शिदेई अंदर बैठे इंतजार कर रहे थे। वे भी इसी विमान से जा रहे थे, लेकिन नेताजी का महत्वपूर्ण सामान जो अलग कार से आ रहा था वो अभी नहीं आया था और सब बेचैन थे। कुछ देर बाद नेताजी का कीमती सामान आ जाता है। इसके बाद नेताजी अपने सभी साथियों से एक एक कर हाथ मिलाकर विदाई लेते हैं, उनके जय हिंद का उत्तर देते हैं और विमान में चढ़ जाते हैं। हबीबुर रहमान भी उनके साथ हैं। 17 अगस्त शाम 5:15 पर साइगोन से विमान उड़ जाता है। हबीबुर रहमान के अतिरिक्त नेताजी के सभी साथी हमेशा के लिए पीछे छूट जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए सरकार ने एक बार शाहनवाज कमेटी, उसके बाद खोसला कमीशन और उसके बाद जस्टिस मुखर्जी कमीशन बनाए, लेकिन विवाद और रहस्य आज तक कायम है। उस यात्रा पर नेताजी के साथ जाने वाले कर्नल हबीबुर रहमान बताते हैं, साइगोन से उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद हम तोरेन में उतरे और रात को वहीं रुके। अगली सुबह जल्दी फिर उड़े और लगभग 2 बजे ताइहोकू उतरे। जब विमान में ईंधन भरा जा रहा था तब तक हमने कुछ खाना खाया और तब हम फिर उड़ने के लिए तैयार थे। मैंने गर्म कपड़े पहने और नेताजी ने पूछा कि क्या वे भी गर्म वर्दी पहनना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें सर्दी नहीं लग रही। तब भी मैंने अपनी वर्दी बदलने से पहले उनके सूटकेस से उनका पुलोवर निकालकर उन्हें दे दिया। 2:35 पर हमारे विमान ने फिर उड़ान भरी। हमने रनवे पार ही किया था और 200-300 फुट ऊपर ही उठे थे। हम हवाई पट्टी की सीमा पे थे। हवा में उठे लगभग 5-6 मिनट से अधिक नहीं हुए थे, तभी बहुत ऊंची कान फोड़ने वाली आवाज हुई। यह क्या हुआ? मुझे लगा कि ताइहोकू से उड़ान भरते समय दुश्मन के जहाज ने हमें देख लिया था और हम पर टूट पड़ा है। तब पता चला कि पोर्ट इंजन का प्रोपेलर टूट गया था। पोर्ट इंजन यानी लेफ्ट साइड का इंजन, इसने काम करना बंद कर दिया था।
केवल स्टार बोर्ड इंजन यानी राइट साइड का इंजन काम कर रहा था। विमान लड़खड़ाने लगा। पायलट ने विमान का सारा भार स्टार बोर्ड इंजन पर बैलेंस करने की जी तोड़ कोशिश की। विमान तेजी से नीचे आ रहा था। मैंने मुड़कर नेताजी की ओर देखा। वे बिल्कुल भी विचलित नहीं थे, लेकिन मैं अत्यधिक घबराया हुआ था। मुझे लगा कि कुछ सेकंड में ही सब खत्म हो जाएगा। कुछ सेकंड में विमान नाक के बल जमीन से टकराया और तब सब तरफ अंधेरा छा गया था। कुछ पल के बाद जब मुझे होश आया तो देखा कि आगे की ओर विमान में आग लगी थी। पीछे दरवाजा, वहां से निकलना संभव नहीं था क्योंकि उसके आगे सब सामान आ पड़ा था। वहां 1 इंच जगह भी नहीं थी जहां से हम निकलते। आग से गुजरकर आगे से ही विमान से बाहर निकलने की संभावना थी। नेताजी के सिर में चोट लगी थी। मैंने उनसे कहा, आगे से निकलिए नेताजी। उन्होंने स्थिति को भांप लिया। तब उन्होंने विमान की नोक से निकलने की कोशिश की जो टूटी हुई थी और वहां पहले से ही आग लगी थी। वे अपने दोनों हाथों के सहारे आग से लड़ते हुए बाहर आ गए थे। वे विमान से 10-15 गज दूर खड़े थे। जब विमान जमीन से टकराया तो नेताजी की सूती खाकी वर्दी पर पेट्रोल के छींटे गिरे थे और जब वे विमान के अगले हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उनके कपड़ों में आग लग गई थी। मैं दौड़कर उनके पास गया। मुझे उनकी बुश शर्ट की बेल्ट खोलने में बहुत मुश्किल हुई। उस कोशिश में मेरे हाथ जल गए थे। मैंने उनके चेहरे को देखा जो लोहे से टकराकर बुरी तरह फट गया था। मैंने उन्हें जमीन पर लिटाया। उनके सिर में बाईं ओर लगभग 4 इंच लंबा घाव था जिससे बहुत खून बह रहा था। मैंने रुमाल से खून रोकने की कोशिश की। हबीबुर रहमान आगे कहते हैं, मैं भी बुरी तरह थक कर नीचे गिर गया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तभी नेताजी ने मुझसे पूछा, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? नेताजी ने अपने लिए कहा, मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा। उन्होंने कहा, जब आप देश वापस जाएं तो देशवासियों को बताना कि मैं आखिरी दम तक देश की आजादी के लिए लड़ता रहा हूं। वे जंगे आजादी को जारी रखें। हिंदुस्तान जरूर आजाद होगा, उसको कोई गुलाम नहीं रख सकता। दोस्तों, हबीबुर रहमान कहते हैं कि दुर्घटना के 15 मिनट में ही सेना की एम्बुलेंस आ गई थी और हमें ताई होकू शहर के अस्पताल में पहुंचा दिया गया। अस्पताल पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही नेताजी बेहोश हो गए थे। एक बार भी नेताजी ने उस भयंकर दर्द की शिकायत नहीं की थी जो उन्हें जरूर हो रहा होगा। एक बार उन्होंने कहा, हसन। मैं उनके निकट बैठा था। मैंने कहा, हसन यहां नहीं है साहब, मैं हूं आबिद। तब उन्होंने पानी मांगा था। उन्हें कुछ देर के लिए होश आया और फिर वे कोमा में चले गए। जापानी डॉक्टरों ने नेताजी को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुई। अस्पताल पहुंचने के 6 घंटे बाद रात लगभग 9 बजे पूर्ण शांति के साथ नेताजी चले गए। दोस्तों, अगर कर्नल हबीबुर रहमान का कहना सच था तो 18 अगस्त 1945 को शाम 9 बजे नेताजी सुभाष ताई होकू के मिलिट्री अस्पताल में भारत माता की आजादी के लिए जीवन भर लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन भारत में तो बड़ी संख्या में लोग आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उनके परिवार के भी कई सदस्य हैं इसे एक झूठी कहानी मानते हैं। कोई कहता है नेताजी सुभाष सुरक्षित रूस पहुंच गए थे। कोई कहता है रूस में साइबेरिया में रूस की जेल में उनका देहांत हुआ। कोई कहता है रूस से चलकर भारत आ गए थे। और भी कई थ्योरीज हैं। कोई कहता है गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में रहे थे। हालांकि नेताजी सुभाष की बेटी अनीता इन थ्योरीज में विश्वास नहीं करती। सच क्या था कहना बहुत कठिन है। फिर भी अगले वीडियो में जो इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा उसमें हम इस पर भी चर्चा करेंगे, इसकी विवेचना करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।